वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज की क्वेश्चंस कर रहे थे। 26 तक हो गई थी। 27 वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो क्या क्वेश्चन है मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सभी अपनी अपनी बुक में देखेंगे। ए टावर एंड ए बिल्डिंग on the opposite side of road are situated. The angle of depression from the top of tower at the roof and base of building are 45 and 60 degrees respectively. If height of building is 12 meter, then height of the tower. देखिए एक बिल्डिंग है और एक टावर है। एक तो बिल्डिंग है और एक क्या है, टावर है। यानी कि अगर अपन हिंदी में बोले तो मकान और मीनार की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है। तो एंगल ऊपर बढ़ेगा, ये तो पक्का। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब एंगल कहाँ बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा, ये तो पक्का है। जैसे मैंने बिल्डिंग को ये बना दिया है, तो बताएगा बिल्डिंग को टावर में कौन बड़ा होता है? टावर बड़ा होता है। अरे नहीं, मुझे मंगलम सिटी है, टावर बड़े बड़े हैं। कॉम्प्लेक्स अगर हम फ्लैट को ब्रेक तो टावर बड़ा होगा। बिल्डिंग क्या होगी, छोटी। बिल्डिंग कितनी की हो सकती है? अरे 2 मंजिल की बिल्डिंग भी हो सकती है, 1 मंजिल की हो सकती है, 4 मंजिल की हो सकती है। लेकिन टावर तो कितना ही बड़ा हो सकता है, हाँ 20-30 मीटर का भी हो सकता है। तो यहाँ से अगर इसकी बात करें, मैं इसको बिल्डिंग मान लिया और मेरा ये टावर है। ये मेरा क्या है, टावर। तुम्हारा मान लो चाहे मेरा मान लो, खरीदा बताइए किसी ने, ठीक है। ये टावर है। अब इस टावर के टॉप से, इस टावर की टॉप से, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, ऐसे बोल रखा है। चेक कर लीजिए सही से, ये बोल रखा है ना, ऐसे बोल रखा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर एट द रूफ एंड बेस ऑफ बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री। यानी कि यहां से टावर के टॉप से इस बिल्डिंग के रूफ का, यानी कि छत का, बिल्डिंग की छत तो यहाँ पे होगी, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन वो तो दे रखा है 45। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? इसके टावर के टॉप से इस बिल्डिंग के रूफ का, यहाँ का छत का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45, और यहीं से इसके खुद बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है एंड रूफ एंड बेस ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग का बेस कौन सा होगा, ये वाला, यानी कि इसका कहां से, यहां से, यहां पे ऊपर वो कितना रहेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। मतलब ये वैल्यू कितनी, 60 डिग्री। ये वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। दोबारा से क्वेश्चन को देखिएगा। बिल्डिंग और टावर अपोजिट साइड में सिचुएटेड है, यानी कि ये बिल्डिंग है और ये टावर है। टावर के टॉप से बिल्डिंग के रूफ का और बिल्डिंग के बेस का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 एंड 60 डिग्री है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ फाइंड द हाइट ऑफ टावर। आपको टावर की क्या फाइंड आउट करनी है, हाइट फाइंड आउट करनी है। ये कितना मीटर है, बिल्डिंग कितनी मीटर लंबी है, हाइट है 12 मीटर, यानी 12 मीटर की बिल्डिंग है। तो पक्का पक्का ये भी कितना होगा, 12 मीटर ही होगा। जब ये 12 मीटर है, मैंने इसको क्या लेट कर दिया, h मीटर लेट कर लिया। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, इसको मैंने a अज्यूम कर लिया, इसको मैंने b, इसको c, इसको d, इसको e। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए z फॉर ज़ेब्रा बन रहा है, यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। इट मींस दिस यानी कि 45, यस और नो, दिस मतलब ये 60 डिग्री। ये तो डायग्राम का काम कंप्लीट हो गया है। अब देखिएगा, अब आपको टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो मेरे को बताओ तो डायग्राम से देख के टावर की हाइट कितनी होगी, 12 प्लस h। h नहीं है, 12 प्लस h है।
कुछ लोग क्या करते हैं, एच कैलकुलेट कर लिया, सर ये आंसर एच तो बना था, एच नहीं होगा 12 प्लस एच होगा। अब आप मेरे को बताओ 12 प्लस एच है, एच फाइंड आउट, एच फाइंड आउट करना। हाँ हाँ तुम मान जी आप देखो यहाँ से, हाँ तो अपना एच फाइंड आउट करेंगे कि एच कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर मैं इस ट्रायंगल में बात करूं तो मेरे पास ये पता नहीं ये तो एच, अगर मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल में बात करूं तो मेरे पास एच भी पता नहीं ये भी पता नहीं, तो एक काम कर सकते हैं, इसको एक्स रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जब मेरा ये एक्स है तो पक्का पक्का ये तो एक्स होगा, ये तो ना एक्स है ना एक्स होगा। अब लेट करने का काम करते हैं, लेट किया अपने, लेट क्या ए बी इक्वल टू एच मीटर एंड सी डी इक्वल टू बी इक्वल टू एक्स, ए बी इक्वल टू एच मीटर, सी डी इक्वल टू बी इक्वल टू एक्स मीटर, कितना एक्स मीटर है। अब देखिएगा उसके बाद क्या करेंगे अपन, कौन से टाइम में बात करेंगे सबसे पहले बताओ। देखिए अपन एक काम कर सकते हैं, इसमें कर ले छोटे वाले को, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी ई tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा की जगह कितना आएगा 45, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास x, बेस कितना है x, tan 45 की वैल्यू 1 इक्वल h अपॉन x, x की वैल्यू आ जाएगी h बेस x। ठीक है, अब बात करेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, सिमिलरली इन राइट एंगल triangle A, C and D, A, C and D में tan theta equal to perpendicular और base tan 60 equal to perpendicular की वैल्यू A C अपॉन base की वैल्यू C D, yes or no, tan 60 की वैल्यू √3, AC की वैल्यू नहीं है, AC कितना है, AC आपका है 12 प्लस एच लिख सकते हो AC को, अरे AC कितना है 1 प्लस एच, 12 प्लस एच अपॉन CD कितना है, CD बोलेंगे तो अपन x, हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे में बना क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब बजट गुणा होता है, कितना हो जाएगा यहाँ से 12 प्लस एच को पहले लिखते हैं नहीं √3, तो वैल्यू रखो ना पहले, आप वैल्यू पहले लिखो √3 ऐसा का ऐसा 12 प्लस एच और x की वैल्यू क्या रख सकते हो h, x की वैल्यू h कहां से लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3h इक्वल टू 12 प्लस h, अब क्या करेंगे √3h h को उधर लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल में 12 क्या को बनाएगा h को बनाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 12, मल्टीप्लाई की चीज कहां जाएगी डिवाइड में 12 अपॉन √3 माइनस 1 क्या करेंगे रेशनलाइजेशन करेंगे 12 अपॉन √3 माइनस 1 इनटू √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 में, देखिए ऊपर तो डायरेक्ट अपन सोल्व कर लेंगे इसको ऐसे ही
ट्वेल्व ऐसा का ऐसा, रूट थ्री की वैल्यू 1.72 और वन ऐसा का ऐसा, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन का आएगा रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। अब इतना इसलिए छोड़ दें। देख लो सर इतनी मेहनत करवाते हैं, अभी तो एक भी नहीं हुआ क्वेश्चन। आप कितना पढ़ते हो वो डिपेंड करता है आप पे। ट्वेल्व इंटू इसको ऐड करेंगे 1.72 को प्लस वन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.72 अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर। भाई जी एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ देखिए ये आपके पास हो गया 12 into 2.732। तो इस 12 को उठाएंगे 3 से। देखिए मैं 12 को बचा के रखा रखा था, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करते फिर डिवाइड तो प्रॉब्लम होती। तो ये देखिए आप जैसे जैसे प्रैक्टिस में आएगा आपको चीज आएगी। देखिए मैंने अच्छा 2 आएगा ना, अच्छा रूट 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। अब सोल्व करना पड़ेगा ना 12 into 2.732 upon 2। 12 2 से 6 6 2.732 6 to 12 6 3 18 19 6 7 42 42 3 43 that 12 16 16.392। यस और नो x की वैल्यू आ गई है अपने पास, इसकी वैल्यू आ गई x की। ये x इज द नॉट इन द फाइनल आंसर। क्या करना अपने को हेंस हाइट ऑफ टावर कितनी थी 12 प्लस h 1 plus h 12 की वैल्यू दिस and 16.392 आंसर इज 28.392 मीटर। चेक करना एक बार आंसर सही है। इसको नोट कर लो, 1 मिनट वॉइस नहीं आएगी है ना, 1 मिनट के लिए वॉइस नहीं आएगी।
हाँ जी, अब देखिए ये आपका क्वेश्चन 27 हो गया। 28 वाला क्वेश्चन देखिए, देखिए 28 वाला क्वेश्चन टफ नहीं है क्वेश्चन, छोटा मतलब डायग्राम आपने ऐसा बना रखा है, ऐसा पहले पढ़े तो कर रखा है, लेकिन जो 27 वाला क्वेश्चन था ये इस टाइप का एक ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो डायग्राम मतलब उसके टॉप और बेस से बनाया है ना, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन से। 28 वाला क्वेश्चन तो आपने इस टाइप का तो कर रखा है। द इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज चेंज फ्रॉम 30 टू 60, यानी कि चेंज हो रहा है 30 टू 60, then at these angles of elevation, अच्छा okay, find the difference in the length of shadow of 15 meter height pillar। देखिए 15 मीटर हाइट क्या चीज है, मतलब 15 मीटर हाइट का पिलर है, खंबा है, स्तंभ है, 15 मीटर हाइट का पिलर है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो आपके पास 15 मीटर हाइट का पिलर है, ये लो बना दिया 15 मीटर हाइट का, ये 15 मीटर हाइट का पिलर है, ये 15 मीटर है। अब सूर्य महाराज में एंगल ऑफ एलिवेशन कहां बनेगा उसका, नीचे बनेगा। अब 30 से 60 करना है, 60 से 30 करो, 30 से 60, आपको पता है एक एंगल तो ना यहाँ कहीं बनेगा और एक एंगल यहाँ कहीं बनेगा, बात तो वही है, कहीं बना ना। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 30 कहां बनेगा और 60 कहां बनेगा, बस ये सबसे मेन चीज है, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि 90 होगा तो पक्का पक्का इधर वाला 90 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में कितना एंगल होता है 180, किसी भी स्ट्रेट लाइन में मेरा हाथ है तो एंगल कितना होता है 180, स्ट्रेट लाइन में एंगल कितना होता है 180, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, यानी कि अपन पास में जाएंगे तो एंगल बढ़ेगा, तो ये तो 30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ये तो मैंने बहुत क्वेश्चन करवा दिया ऐसे, तो ये आपका सूर्य महाराज है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, हो गया ना। अब अपने को करना क्या है, देखिए करना ये है कि इसकी शैडो में डिफरेंस कितना है, वो वाला शैडो नहीं है ये, उसमें बिंदु भी आती है ना। हाँ तो यहाँ पे देखिए एक शैडो तो ये है, जब 60 डिग्री एंगल तो शैडो ये रहेगी, यस और नो, और जब 30 डिग्री एंगल होगा तो शैडो कौन सी होगी, सीडी होगी या बीडी होगी, बीडी होगी। अरे लाइन तो ये आ रही है ना, लाइन तो ये आ रही है, तो मैं ये कर रहा है, मैं देख कैसे रहा हूं, सूर्य महाराज यहां तक आ रहे हैं, मतलब छाया यहां तक आ रही है, कहने का मतलब 30 डिग्री पर शैडो ये होगी और 60 पे शैडो क्या होगी ये होगी। अगर मैं पूरे में से ये वाला माइनस करके ये वाला है, इस कंप्लीट में से ये वाला माइनस कर दूं तो ये वाला आएगा नहीं आएगा, तो दोनों में जो शैडो का डिफरेंस है, अंतर है वो कितने का आएगा, नॉर्मल बता सकते उसका क्या आएगा, सीडी। अरे इसमें से ये माइनस होगा तो ये तो आएगा, आपको करना क्या है सीडी फाइंड आउट करना है, यानी कि इसको मानने को x मीटर, यानी कि दोनों की शैडो में डिफरेंस कितने का आ रहा है, x मीटर का आ रहा है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे सबसे पहले अपन, लेट डिफरेंस इन शैडो CD इक्वल टू x मीटर। अपना मेन टारगेट क्या है, x को ही फाइंड आउट करना है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, किसको फाइंड आउट करना है, x को। देखिए दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल का ABC, एक का ABD, छोटे वाले में बात करेंगे तो वहां से BC निकलेगा, क्या कैलकुलेट होगा BC, बिकॉज़ देखिए सामने देखेंगे एक बार, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये क्या होगी बेस, अगर ये फाइंड आउट हो गई, सॉरी ये दे रखा है, ये फाइंड आउट हो जाएगी और फिर बड़े वाले बात की तो नेक्स्ट फाइंड आउट हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60 AB अपॉन BC √3 AB की वैल्यू 15, BC का BC ही रहने दो, BC का BC ही रहेगा, क्योंकि BC को मैंने y लेट नहीं किया है,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने y नेट कर लिया तो एक गड़बड़ जरूर हो सकती है, आप सोचोगे कि सेट ऑफ y होगा या x होगा डिफरेंस, इसलिए मैंने y को लिखा ही नहीं है। ठीक है, लिख दोगे तो भी गलत तो नहीं होगा, फिर भी कैलकुलेट तो आपको क्या करना पड़ेगा, x ही करना पड़ेगा लास्ट में आंसर। तो अब क्या करेंगे अपन, ऊपर नहीं सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो bc √3 इक्वल टू 15, bc इक्वल टू 15 अपॉन √3। अब क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे, कितना हो जाएगा 15 अपॉन √3 इनटू √3 इनटू। ऐसा क्यों किया मैंने रैशनलाइजेशन, बिकॉज़ नीचे रूट नहीं होना चाहिए, वो रूट जैसे नीचे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, वो 15 को क्या कर देगा, उड़ा देगा। तो 15 इनटू √3 अपॉन 3, ये 15 3 से कैंसिल होगा, बताओ कितना आएगा, 15 3 से कैंसिल होगा तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 मीटर। अब कौन से में बात करेंगे अपन, अब बात करेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD में। सिमिलरली इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस थीटा की जगह 30 परपेंडिकुलर AB बेस की जगह BD tan 30 1 अपॉन √3, tan 30 कितना आएगा 1 अपॉन √3, AB की वैल्यू 15, BD को लिख सकता हूँ BC प्लस CD 1 अपॉन √3, 15 ऐसा का ऐसा, BC की वैल्यू आपने सॉल्व कर ली 5√3 जैसा नो, और CD की वैल्यू x क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 5√3 प्लस x इक्वल टू 15√3, उधर भेजूंगा तो बताओ क्या आएगा 15√3 माइनस 5√3, बताओ कितना आएगा 10√3, √3 की वैल्यू 1.732, सोल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 17.32, x की वैल्यू 17.32 मीटर, आंसर विल बी दिस। पूरा बोर्ड कवर हो गया है? स्क्रीनशॉट ले लो तो हो गया तो कवर। अब एक धांसू वाला क्वेश्चन है 21 वाला, इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप लोग एक बार। देखिए 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं अपना 21वां क्वेश्चन रहा हुआ है। 21वें क्वेश्चन देखिए वैसे एग्जाम में है ना, अब की बार इसमें सिंपल क्वेश्चन आएगा 8वें चैप्टर से, मतलब जो बड़े क्वेश्चन है जो खतरनाक वाले क्वेश्चन वो सिलेबस से हटा दिया, लेकिन अपन ऐसे तो नहीं मान सकते कि कौन सा खतरनाक है कौन सा इजी है, लेकिन अपन पूरा पढ़ेंगे। ऐसा थोड़ी होता है कि कौन सा खतरनाक, वो ऐसे क्वेश्चन देते एग्जाम में ऐसे बोलते कि तो खतरनाक नहीं था हमारी तरफ से, फिर तुम क्या करोगे। तो 2-4 क्वेश्चन बड़े वाले वो नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कोई कमजोर बच्चा होता है जिसको 8वां चैप्टर थोड़ा आता समझ लो, थोड़ा नहीं आता लास्ट में, तो अपन उसको क्या करेंगे, मैं तो बेटा ये 2-4 क्वेश्चन मत करो बाकी कर दो, उसके लिए बोलेंगे अपन सब पढ़ने वाले हैं, सब होशियार है, सब 90+ वाले हैं, तो इसलिए अपन तो सारे पढ़ेंगे। The angle of elevation of a cloud from a point 20 meter above a lake. Point is 30 degree. If angle of depression of its reflection from point A 60 degree, then find the distance of cloud from point A. देखिए क्वेश्चन ये है क्या, क्लाउड है, बादल है, और लेक जानते हो, लेक क्या होता है, झील बोलते हैं लेक को, झील।
देखिए ये लो, ये लेक झील की पानी की वाटर सरफेस है। क्या है? वाटर सरफेस। इसके नीचे वाटर होगा, यानी वाटर बनाना पड़ेगा तभी समझ आएगा। और देखो इस मोटर की खासियत ये है, नीचे नहीं गिर रहा है मोटर, ठीक है। ये मोटर है, ये झील है और इसकी वाटर सरफेस ये है, ये वाली वाटर सरफेस। आपको समझ रहे हो? ये झील है और ये वाटर सरफेस है। आप देख रहे हो इस वाटर सरफेस से 20 मीटर हाइट पे कोई पॉइंट है ये। इतना बढ़िया तरीके से समझाऊंगा इसको, कभी जिंदगी में नहीं बोलूंगा। 20 मीटर हाइट, इस वाटर सरफेस से 20 मीटर हाइट पे कोई पॉइंट है, मान लीजिए अपने पॉइंट को ये दे रखा है पहले इसको, यहां से क्लाउड का मतलब बादल, बादल तो ऊपर बनेंगे, बादल तो ऊपर बनेगा ना। यानी कि अगर मैं इस क्लाउड को ऐसे जोड़ कर दूं कि क्लाउड मेरा यहाँ था, कुछ ज्यादा नहीं हो गया, थोड़ा कम कर देते हैं, थोड़ा इसको कम करके डायग्राम ठीक बन जाएगा। सीधा नहीं बना, बैंड बढ़ गया। अपने का सब किसान भी बैठे रहेंगे ना, इसलिए थोड़ा टेढ़ा हो गया। अब देखो अभी किसान आंदोलन चल रहा है, तो यहाँ पे 20 मीटर है। अब यहाँ पे कोई पॉइंट है, क्लाउड है, बादल। अब दोबारा क्वेश्चन को पढ़ेंगे क्योंकि एक बार में क्वेश्चन की लाइन समझ में नहीं आती। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, यानी कि इस क्लाउड का, देखेंगे सामने, इस क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका। अब कहां से देखोगे इस बादल को? ये तो बादल है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा टारगेट है, ये कोई वस्तु रखी गई है, तो देखूंगा कहां से? वो बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अबाउट ए लेक, यानी कि यहां से इस क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है? ये दे रखा है 30 डिग्री है, ठीक है, दे रखा है। एक काम तो हो गया, लेकिन इसी पॉइंट से, कौन से पॉइंट से? इसी पॉइंट से, अब क्या बोल रहा है? If the angle of depression of its reflection from point A, its reflection, जैसे कभी कभी अपन पानी का होद हो, पानी की टंकी हो, पानी का गमला हो, अपन खड़े हो जाते हैं तो अपना जो परछाई होती है पानी में, माथा तो नीचे होता है, मतलब सिर तो नीचे होता है, अपने पैर क्या हो जाते हैं? ऊपर हो जाते हैं, ऐसा दिखता है अपने को परछाई में। अरे नीचे दिखाई देता वाटर इमेज में, यानी कि ऊपर वाला पार्ट नीचे चला जाता है, नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे जब बादल यहाँ है तो इस बादल पानी में उल्टा दिखाई देगा। क्या मैं बादल को यहाँ मानूं कि मेरा जितना पानी से ऊपर होगा उतना नीचे दिखाई देगा, जितना पानी की सतह से ऊपर दिखाई देगा बादल, उतना कहाँ होगा? नीचे दिखाई देगा। यानी कि इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम पॉइंट, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, इट्स किसके लिए हुआ? क्लाउड के लिए। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, इसका, इसके रिफ्लेक्शन का मतलब इसका रिफ्लेक्शन यहाँ होगा, कहां से? फ्रॉम पॉइंट ए से। अब बताओ इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां बनेगा? ऊपर बनेगा, नीचे बनेगा? अरे इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन इसका यहां से देखेंगे यही बनेगा, जहां से देखेंगे, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां बनेगा 60 डिग्री। बात समझ में आ गई? इसी पॉइंट से देखें, इसी पॉइंट से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। अब आपको करना क्या है?
डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है क्लाउड की फ्रॉम पॉइंट ए से। इसको मैंने ए नहीं मान सकते, इसको बी मानना पड़ेगा क्योंकि ए पहले से देगा। सी ये हो गया, डी ये हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, ये एफ हो गया, ये जी हो गया, ये 90 डिग्री हो गया है। तो पक्का पक्का ये भी तो 90 डिग्री होगा। ये जेड बन रहा है तो ये भी तो 60 होगा। बात समझ में आई कि नहीं है? इतनी बात समझ में। अब देखिए ये 20 है तो पक्का पक्का ये भी तो 20 होगा। अरे होगा कि होगा? इसको मान लेता हूं मैं एच मीटर, यस और नो? क्या मान लिया? एच मीटर। इसको मान लेता हूं मैं एक्स मीटर। जब ये सही बन जाएगा एक बार में ना, ये क्या हो गया? एक्स मीटर हो गया, ये एक्स मीटर हो गया। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, जब ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, तो ये भी क्या होगा? एक्स होगा। सर आपको डिस्टेंस फाइंड क्लाउड से पॉइंट ए से क्लाउड की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी, यानी कि इसको क्या मान लेता हूं? वाई मीटर। अपना मेन टारगेट क्या है? इसमें वाई मीटर कैलकुलेट करना। देखिए एक खतरनाक सा क्वेश्चन, एग्जांपल 8वां भी है, सेम क्वेश्चन है। वहां पे एंगल 30 और 60 इधर का, बस इधर का अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा एंगल दे रखा है। वहां पे एंगल अल्फा और बीटा दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है? 30 और 60। क्वेश्चन सेम है, डायग्राम सेम बनेगा, ठीक है? इसी मेथड से इसको कराऊंगा। अब ये तो क्वेश्चन का डायग्राम बना है। अब इसमें थोड़ी एक तो चीज और रह गई है, वो क्या रह गई सर? अब आप मेरे को ऐसे बताओगे, इसको रफ कर देता हूँ। मेरे पास 6 मिनट है, 6 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी हो गया, क्योंकि डायग्राम फिर बनाना पड़ेगा। हाँ, अब मेरे को ऐसे बताओ, जितना पानी से ऊपर होगा उतना ही पानी के नीचे होगा। बताओ ये डिस्टेंस कितनी हो गई? हाइट 20 प्लस, अरे 20 प्लस h, तो ये भी तो 20 प्लस h होगी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 20 प्लस h बोल सकता हूँ, यस और नो? यहां से लेकर यहाँ तक, जब ये 20 प्लस h तो ये भी कितना होगा? 20 प्लस h होगा। 20 प्लस h में सीधा ही लिख देता है 20 प्लस h, ठीक है? अब दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक छोटे वाला और एक बड़े वाला, ठीक है? अपन क्या करते हैं, पहले इस छोटे वाले में बात कर लेते हैं। इसकी बात कर ले छोटे वाले में। हेलो, लेट कर ले पहले। लेट क्या क्या लेट करके बताओ देखिए। हो एक बालिका तो अब एडमिट हुई है। लेट BC इक्वल टू h मीटर, थोड़ा मैं फास्ट लिखूंगा जा रहा था, और EF इक्वल टू AC इक्वल टू x मीटर एंड AB इक्वल टू y मीटर इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC में tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा की जगह 30, परपेंडिकुलर की जगह BC अपॉन CA। चेक करना सही सही लिखा है क्या? BC की वैल्यू h, x 1 अपॉन √3, x की वैल्यू √3h। इक्वेशन फर्स्ट इन ट्रायंगल किसने, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप इतना राइट एंगल ट्रायंगल जो भी है, इन ट्रायंगल AEF में बताओ मेरे को tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कोई बताएगा कि ट्रायंगल AEF में परपेंडिकुलर क्या होगा? AEF में परपेंडिकुलर क्या होगा? AF, यानी कि tan 60 AF अपॉन क्या होगा? AF अपॉन EF। AF की कोई वैल्यू बता सकता है कितनी होगी? देखो tan 60 तो √3 होगा,
AF की वैल्यू होगी 20 प्लस 20 प्लस H, ठीक है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ AG प्लस GF, ठीक है, वो वाला GF नहीं है ना। और EF की वैल्यू क्या है x, ये √3, AG की वैल्यू 20, GF की वैल्यू 20 प्लस h, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू √3h, कहां से निकाल इक्वेशन फर्स्ट से। अब क्या करूंगा मैं, अच्छा कट गया क्या, कटा के 20 प्लस h, बात समझ में आई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 को √3 से 3h, 20 20 40 प्लस h, h बन जाएगा 3h माइनस h 40, 2h की वैल्यू कितना कितना कितना, 2h की वैल्यू 40, h की वैल्यू 20 मीटर। h थोड़ी फाइंड आउट करना है आपको, तो क्लाउड की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए। अब कोई बताएगा इसमें क्या करेंगे अपन, अरे ये आ गया, ये नहीं निकाल सकते, कौन सा वाला फॉर्मूला, साइन थीटा, ठीक है। तो अपन अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, कौन है 2 मिनट है, कौन है 2 मिनट में, खाना किसने में दम, अब समझ में आ गया होगा बीच में की छोड़ा था। अगेन इन ट्रायंगल ABCA में, या ABC में बात हो गई है, BCA बोलो चाहे ABC बोलो, बताओ क्या होगा, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूस BC अपॉन AB, sin 30 की वैल्यू 1/2, BC की वैल्यू h अपॉन y 20 अपॉन y 1/2, y की वैल्यू 40 मीटर, आंसर चेक करो सीधा आ गया, सही है, वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लो रे, बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब लो स्क्रीनशॉट, अभी स्क्रीनशॉट लो, अब लो स्क्रीनशॉट, ओके, थैंक यू सो मच।